नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का तो वैसे डेट है 27 सितंबर, बट कल के दोस्तों न्यूज़ एनालिसिस नहीं हो पाई थी। इसीलिए दोनों दिनों का एक साथ आज कंबाइनली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिक होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो सोर्सेज हैं, अगेन असम ट्रिब्यून तो है ही, बट साथ ही साथ अदर जो नेशनल डेलीज़ हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। और पूरे वीडियो का डाउनलोडिंग लिंक जो है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया था रिगार्डिंग क्वार्टजाइट माइनिंग, जो क्या असम में कैरी आउट किया जा रहा है। इनफैक्ट कार्बी एंगलोंग रीजन में, इनफैक्ट ये जो रीजन है ना, आप ध्यान रखिएगा, कोयला माटी, ठीक है, इस रीजन का नाम है कोयला माटी, जो क्या कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के बोखाजान सब डिवीजन में लाई कर रहा है। यहाँ पर क्वार्टजाइट माइनिंग की जा रही है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, दैट हाँ बताओ भाई रिसेंटली क्वार्टजाइट माइनिंग को अलाउ किया गया है आसाम के विच ऑफ द पार्ट, तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दैट पार्ट एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक ओल्ड एम्ब्रॉयडरी फॉर्म है, नॉर्थ ईस्ट का बेसिकली ये न्यूज़ है, ठीक है। मेघालय का ये ओल्ड एम्ब्रॉयडरी फॉर्म है जिसका नाम है खनेंग, KHNENG। माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही होगी। खनेंग जो भी है, आप प्रोनाउंस जो भी करो, सिर्फ स्पेलिंग को दिमाग में रखना, ठीक है। ओके, सो बेसिकली कुछ कुछ वुमेन्स हैं मेघालय में, जो क्या ये जो 200 साल पुराना एम्ब्रॉयडरी फॉर्म है ना, ये वाला देख रहे हो, ये वाला एम्ब्रॉयडरी फॉर्म, दिस इज़ व्हाट खनेंग इज़, राइट। इनको रिवाइव करना चाहती है। इनफैक्ट ये जो आर्ट एम्ब्रॉयडरी फॉर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है टू द विलेज ऑफ ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट, और ये वो विलेज है जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के सामने लाई करता है, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, द ट्रेडिशनल सिल्क शॉल, रैप अराउंड्स और मफलर्स में ये डिज़ाइंस बेसिकली की जाती है, और इसको यूजुअली वुवन किया जाता है ऑन अ एरी सिल्क क्लॉथ। इस एरी सिल्क क्लॉथ को लोकल नेम में RYNDIA, रिंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग एल्गल बायोफ्यूल। क्यों न्यूज़ था? देखो, एज सच कभी भी अगर कोई प्राइवेट कंपनीज कुछ स्टेप्स उठाती है तो यूजुअली वो चीज़ें न्यूज़ नहीं बनती हैं, राइट। बट कभी भी अगर वो चीज़ें इन्वायरमेंटल रिलेटेड चीज हो, देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यस वो न्यूज़ बन सकती है, ठीक है। और इसीलिए यहां पर भी यह न्यूज़ बना हुआ है, जहां पर बोला जा रहा है दैट इंडिया का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, इन्होंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो डाला था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में, और उन्होंने दिखाया था दैट कैसे वो लोग कटिंग एज एल्गल टू फ्यूल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। एल्गी टू फ्यूल मतलब एल्गी से कैसे उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाए, राइट। मतलब यहाँ पे एल्गी को सिंथेसाइज किया जाता है इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल्स विच इज़ 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ मस्टर्ड पर एकर। इनफैक्ट ये जो एल्गल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, विच इज़ 10 टाइम्स क्विकर देन दैट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एज वेल, और ये कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखो, इस टाइप के कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट रिलायंस जो है ये सक्सेसफुली रन भी कर रही है लार्ज एल्गी रेसवे पॉन्ड फॉर द लास्ट 5 years एट देयर फैसिलिटी नियर जामनगर, है ना। सो जस्ट ट्राई टू रिकॉल दीज थिंग्स। अच्छा, इसके थ्रू डिस्प्ले किया जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के सहारे एल्गल बायोमास को ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है। अब किया जाता है, देखो ये देख रहे हो, यहाँ पे एल्गी जमा किया जाता है। अब एल्गी को जो है ना एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके फाइनली बायोफ्यूल बनाया जाता है, समझ रहे हो। तो एक पॉन्ड में ही एल्गी का कल्चर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी उगाया जाता है, और फाइनली उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर में सब्जेक्ट किया जाता है, जिसके आधार पर इन बायोमास से जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। क्वाड कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। कभी भी अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, सो मेक श्योर, या फिर कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछ दिया तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये होना चाहिए दैट नहीं भाई, रिसेंटली क्वाड कंट्रीज के बीच में भी इस टाइप के कुछ एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं,
जो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड है। वैसे तो डिफरेंट अदर सेक्टर में भी इन कंट्रीज ने मिलकर साइन किया है कुछ कुछ एग्रीमेंट, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्टर में, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फिर अदर पार्टनर जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स इन कंट्रीज के बीच में चल रही है। ठीक है, तो वैसे ही देख लो, मतलब अगर कल को अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया ना दैट बताओ भाई क्वाड कंट्रीज की सक्सेसफुल कैसे सक्सेस हो रही है, ये देयर इज वेरी मच प्रोबेबिलिटी दैट क्वाड के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, हाईली प्रोबेबिलिटी, 95% प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो जब आप लिख रहे हो आंसर, अनडाउटेडली आप तो सारे सिक्योरिटी पॉइंट जियोपॉलिटिकल अरीनाज में सब कुछ लिखोगे, राइट, बट क्या क्या एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में हुआ है वो सब भी तो लिखना पड़ेगा ना, तब आपको इन पॉइंट्स को रिकॉल करने की जरूरत है। ठीक है, क्वाड में कौन कौन कंट्रीज है अभी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, है ना, ये ईस्टर्न क्वाड है, मेन क्वाड। एक तो वेस्टर्न क्वाड भी वैसे बना हुआ है, चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए तो बताइए तो वेस्टर्न क्वाड में कौन कौन है कंट्रीज, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर टू कम अप। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है जो क्या इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इसका मेन एम ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे इंडो पैसिफिक रीजन एज अ होल को फ्री, ओपन और प्रॉस्परस बनाया जा सके। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ क्वाड अगर देख लीजिएगा तो अनडाउटेडली 2021 में क्वाड कंट्रीज ने इशू किया था एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसके तहत उन्होंने प्रमोट किया था फ्री, ओपन, रूल बेस्ड ऑर्डर, जो कि चाइना इसको नहीं मान रही है ना, वही चीज़ हम लोग, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्वाड का अगर इनडायरेक्टली फोकस देखोगे, यस इट इज़ टू कंटेन चाइना इन द होल इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्म एट यूएनएससी, जी हाँ, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी ने बोला था दैट हाँ जर्मनी, ब्राज़ील, जापान को, आई मीन G4 जो ग्रुप है ना उसमें इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इनसे मिलकर बोला था देखो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाने की, क्योंकि आप देखो यूरोप के 3 कंट्रीज़ है वहाँ पर, यूके, फ्रांस और मोरलेस रशिया भी 100%, मतलब मैक्सिमम पार्ट, वैसे तो जियोलॉजिकली मैक्सिमम पार्ट उसका एशिया में है, बट मेन जो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी है ना उनका, वो यूरोप में ही है। तो मोरलेस मैं रशिया को भी यूरोपियन ही मान रहा हूँ। ठीक है, तो 3 कंट्रीज तो यूरोपियन है, अफ्रीका की एक भी कंट्रीज नहीं है ना, एशिया में कम रिप्रेजेंटेटिव है। आप खुद सोचो ना, इंडिया का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन होने वाला है इंडिया, राइट, इतना ज़्यादा हर एक अरीना में इंडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया को क्यों नहीं मिलना चाहिए परमानेंट सीट, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। वैसे ही साउथ अमेरिका का भी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही नहीं है ना, सो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जा रही है। अच्छा, इसमें और भी आउटकम्स आए थे इस मीट के, जिसमें बोला गया था दैट हाँ हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ये चारों कंट्रीज़, ठीक है, सपोर्ट करेंगे अफ्रीकन नेशंस को भी, क्योंकि अफ्रीकन नेशंस का भी इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट रिफॉर्म्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, न्यूट्री गार्डन्स के बारे में न्यूज़ था, देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इंक्लूड कर सकते हो। कभी भी अगर अंडर नरिशमेंट या फिर माल न्यूट्रिशन इस टाइप के कुछ अगर केसेस आए, या फिर फूड स्कार्सिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए, तो आप न्यूट्री गार्डन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्री गार्डन्स, जिसको हम लोग पोषण वाटिकास भी कहा जाता है। इसको अक्रॉस द कंट्री सेटअप किया जा रहा है, जिससे प्रोवाइड किया जा सके ईजी और अफोर्डेबल एक्सेस टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स। ना ये है क्या, ये काइंड ऑफ किचन गार्डन है। इनफैक्ट किचन गार्डन का एडवांस्ड फॉर्म हम बोल सकते हैं, जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, जिससे आप खुद के लिए तो उगाए ही, बट साथ ही साथ उसको बेचने के लिए, दैट इज इनकम भी आपको जनरेट हो सके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट, पोषण वाटिकास और न्यूट्री गार्डन्स आर बीइंग सेटअप अंडर पोषण अभियान। ठीक है, जिससे प्रॉपरली इन फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स जो भी उगाया जा रहा है वो न्यूट्रिशियस हो सके। ठीक है, साथ ही साथ ये प्रोवाइड करेगा इजी और अफोर्डेबल एक्सेस टू लोकली प्रोड्यूस्ड फूड्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, किसको, वुमेन एज वेल एज चिल्ड्रंस को। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे ये इन्हांस करता है डाइटरी डाइवर्सिटी अनडाउटेडली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप खाएंगे, ज़्यादा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो आपके शरीर पे घुस पाएगा, राइट। यही नहीं, ये रिड्यूस करता है एक्सटर्नल डिपेंडेंसी और मेक करता है कम्युनिटीज़ को आत्मनिर्भर, जिससे वह न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में कोई दूसरे देश के ऊपर ना डिपेंड कर पाए। क्योंकि ये किचन गार्डन क्या है, आप अपने रीजन में ही सोचो उगा रहे हो, राइट, वहीं पर सब्जी उगा रहे हो, वहीं पर ये सब चीज़ें उगा रहे हो, तो आपको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर तो आप नहीं हो पा रहे हो ना,
ठीक है, तो ये चीज़ आत्मनिर्भरता को ये सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। पोषण अभियान की अगर बात करें तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। नोडल मिनिस्ट्रीज का है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका एम है दैट कैसे इंप्रूव किया जा सके न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ये एक पार्ट है मिशन पोषण 2.0 का। पोषण माह इसको सेलिब्रेट किया जाता है अंडर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। और कैसे पोषण अभियान को प्रमोट किया जाता है? थ्रू जन आंदोलन और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एक्टिविटीज़ फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यूट्रिशियस गार्डन। और वही चीज़ है यार, एक ही चीज़, मतलब इसको आंगनवाड़ी सेंटर में भी कैरी आउट किया जाता है। जन आंदोलन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया जाता है दैट आप भी अपने लॉन्स में इस टाइप के किचन गार्डन खोलो। यही सब मतलब चीज़ें बोली जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एडवांस्ड वोडाक टेक्निक। ध्यान देना, एडवांस्ड वोडाक टेक्निक। वैसे मैं वोडाक बोल रहा हूँ बट आप यहाँ पे देख रहे हो डी वोडाक है लिखा हुआ। अरे यार, ये अंग्रेजों के नाम इस उठपटांग ही होते हैं थोड़ा, है ना। तो ये अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वर्नोन डी वोडाक, है ना। जो भी आप पढ़िएगा, डी वोडाक, वोडाक जो भी पढ़िए। सो इनको क्रेडिट किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एडवांस्ड डिवोडाक टेक्निक। नाउ ये है क्या? देखो, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू लॉन्ग वेव इंफ्रारेड, टेम्परेचर मेजरमेंट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, दैट वो कितना इंटेंस है। नाउ साइक्लोन अगर आती है तो सुबह को भी आ सकती है, रात को भी हिट कर सकती है, बिल्कुल, है ना। सो ड्यूरिंग द डे टाइम इमेजेस इज विजिबल स्पेक्ट्रम इज यूज्ड, बट नाइट टाइम के समय इंफ्रारेड इमेजेस का इस्तेमाल करके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के इंटेंसिटी को हम लोग आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड एडवांस्ड डिवोडाक टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीटेक। दोस्तों, एक कंसल्टेंसी फर्म है जिन्होंने लॉन्च किया था रिसेंटली एग्रीटेक रिपोर्ट 2022, जिसमें बात बोला गया था और उसका टाइटल था व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडियाज एग्रीटेक, जिसको आप GS3 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। एग्रीटेक स्टार्टअप की अगर बात करें तो यही ड्राइव कर रही है इंडिया का एग्रीटेक इनोवेशंस और ऑफकोर्स इनोवेशन इन्वेस्टमेंट स्टोरी को। कुछ जो फोकस इंडिया के एग्रीटेक इंडस्ट्री में दिया गया है वो है मार्केट के लिंकेजेस को, दैट कैसे मार्केट के लिंकेजेस को और भी स्मूथ किया जा सके, एग्री फिनटेक कंपनीज को कैसे ज़्यादा मार्केट में और भी लाया जा सके, फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिमोट सेंसिंग एंड एडवाइजरी और फार्म ऑटोमेशन, इन सेक्टर्स में कैसे काम किया जा सके। और जो भी टेक्नोलॉजी है ना, ये इरिवर्सिबली अनडाउटेडली इन्होंने डिसरप्ट कर दिया है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन को, from how farmers access information and inputs to how they grow and sell their produce। मतलब अभी तक कैसे फार्मर्स अपने इंफॉर्मेशंस और इनपुट्स को एक्सेस करते थे, टू हाउ दे कैन एक्चुअली सेल देयर प्रोड्यूस, है ना। और ये सब कुछ पॉसिबल है टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी पता है एक ऐसा चीज़ है ना जिससे आप कुछ भी डिसरप्ट कर सकते हो। आप खुद सोचो ना, पहले आपको होटल में जाना पड़ता था खाने, अब आप घर में आराम से क्लिक करो, स्विगी जोमेटो में आराम से वो घर में खाना आ जाएगा। किसी ने सोचा था? पहले आपको एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही 100% डिपेंडेंसी होना था, बट अभी ओला उबर कुछ भी डाउनलोड कर लो, रैपिडो कुछ भी डाउनलोड कर लो, आराम से एक रीजन से दूसरे रीजन चले जाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने मार्केट को डिसरप्ट किया हुआ है। वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आउटकम लेकिन ज़्यादा नहीं है, मुनाफा ज़्यादा नहीं है ना, प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं है। तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है उस सेक्टर में अगर आपको कुछ प्रॉफिटेबल वेंचर खोलना है तो अनडाउटेडली वहाँ पर भी आपको टेक्नोलॉजी तो चाहिए, बट उस टेक्नोलॉजी में खर्चा कौन करेगा? लोग खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एग्री स्टार्टअप, देखो इसका इम्पैक्ट भी मैं बता रहा हूँ। कभी भी अगर एग्रीकल्चर स्टार्टअप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए ना तो यू कैन एक्चुअली राइट दैट यस, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए जो वेस्टेज जो पहले क्रिएट होती थी ना वो बहुत हद तक घट गई है। इनफैक्ट ट्रेडिशनल वैल्यू चेन्स जो होती थी उसमें अराउंड 25% तक तो वेस्टेज होती थी, बट अभी ये घट के 4% हो गई है। फार्मर्स के इनकम भी बहुत हद तक बढ़े हैं, ये 50% के आसपास जो है ये बढ़ा है। तो अनडाउटेडली टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी डिसरप्टिव जो भी बोल सकते हो कंपोनेंट जो कि हमारे देश में देखने को मिल रहा है।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में किस किस सेक्टर में किया जा रहा है, चलो ये थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा देता हूँ। जैसे सीड क्वालिटी इन्हांसिंग, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ और जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स जो होते हैं, अनडाउटेडली इसका अगर इस्तेमाल करें ना तो बहुत हद तक जो आपको अदर कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स लगता है जैसे पेस्टिसाइड्स, वाटर, उनके इस्तेमाल को रिड्यूस किया जा सकता है और साथ ही साथ यील्ड भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, जो कि एक्चुअली हमें देखने को मिल रहा है। एफिशिएंटली फार्म इनपुट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग वाटर का इस्तेमाल को रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं भाई। कैसे? ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, सेंसर फॉर मॉइस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्प्रिंकलर इरिगेशंस के थ्रू, राइट। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल हम लोग बहुत हद तक रैशनलाइज कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र सेंसर्स लगा के, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए। एफिशिएंटली इनपुट डेटा हम लोग लाया जा सकता है। ऑफकोर्स किसान सुविधा पोर्टल, एम किसान पोर्टल, ये सब किस लिए है? इसीलिए तो है। इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली सोलर सेक्टर, मतलब फार्मिंग में सोलर पावर्ड वाटर पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेबर में मैकेनाइजेशन ऑफ हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, जिससे लेबर की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़े, उनको ज़्यादा पैसे भी मिले, है ना। ये सब हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। रिसेंटली रिलीज किया गया था सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020, जिसमें इंडिया ने विटनेस किया है दैट बहुत प्रोग्रेसिवली कुछ कुछ डेटा है जिसमें रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, है ना। और ये सिंस मैं 2014 के बात बोल रहा हूँ। मतलब देखो, यहाँ पे देखो, ये रिपोर्ट जो है वैसे रिलीज की गई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, याद रहेगा, रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अच्छा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2014 और 2020 को अगर हम लोग फोकस करें तो देखो, क्रूड बर्थ रेट घटा है, टोटल फर्टिलिटी रेट घटा है, ओवरऑल अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट घटा है, ठीक है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट ये भी घटा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटा है, आप क्लियरली देख पा रहे हो, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी घटा है। देख रहे हो, ये सब सारे सेक्टर्स में अच्छे अच्छे चीज़ें हुई है। तो सवाल होता है, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो है ये एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो क्या प्रोवाइड करता है एनुअल एस्टीमेट, दैट इज सालाना डिफरेंट कैरेक्टर, जब भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में नेशनल और सब नेशनल लेवल में क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है। और इसको स्टार्ट भी किया गया था इस सर्वे के को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी भी कैरी आउट किया जा रहा है। रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर पढ़े तो इसको फाउंड किया गया था 1961 में बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटैच बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और ये कंडक्ट करती है और एनालाइज करती है रिजल्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक सर्वे विच इंक्लूड सेंसस ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Now, when we are talking about the health aspect, तो हमें पता होना चाहिए that सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट जो 3 है वो क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसके तहत हम लोग का क्या एम है? दैट 2030 तक जो है प्रिवेंटेबल डेथ्स ऑफ न्यूबॉर्न और चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 years उसको हम लोग रोक सके। यही नहीं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी हम लोग रोक सके, और उसी डायरेक्शन में तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? है ना। सो क्या हम बोल सकते हैं दैट ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो है, दिस इज अनडाउटेडली, इसने बहुत एक खूबसूरत पिक्चर दिखाया इंडिया का, दैट यस द क्राइटेरिया, आई मीन इन क्राइटेरियाज में हम लोग एक्शन ले रहे हैं और यस द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, राइट। नेक्स्ट, कोल गैसिफिकेशन। कहा जा रहा है कोल इंडिया साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन ऑयल, भेल, गेल, किस लिए? कोल गैसिफिकेशन के लिए। कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? इसमें कोल को जो है ना पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है बाई एयर, ऑक्सीजन, स्टेम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन, जिससे प्रोड्यूस किया जाता है सिन गैस। ध्यान दीजिएगा, सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है और इस सिन गैस को फर्दर प्रोसेस किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड केमिकल्स। सिन गैस ये एक मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का, ठीक है। नेक्स्ट, कॉफी रिंग इफेक्ट। देखो, स्टडी किया जा रहा है कॉफी रिंग इफेक्ट का, है ना। ना क्या है कॉफी रिंग इफेक्ट? ये नॉर्मल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कॉफी पिया है कभी? देखना, कॉफी अगर बाई चांस टिश्यू में गिर गया ना, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। ये देखो, ये वाला, और इसमें भी आपको एक रिंग सा फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, जहां पे आउटर में देखोगे थोड़ा डार्कनेस ज्यादा रहेगा, इनर में डार्कनेस कम रहेगा। समझ रहे हो, है ना। सो अब देखो, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें
बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है दैट अरे भाई डार्कर रिम बाहर में क्यों है, राइट, भीतर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसका जमा बाहर के साइड में क्यों ज़्यादातर हो रहा है, भीतर में क्यों नहीं हो रहा है ज़्यादा, है ना। इसको रिसर्च इसलिए किया जा रहा है, इसको डायग्नोस इसलिए किया जा रहा है इस कॉफ़ी रिंग को, क्योंकि कहा जा रहा है आने वाले समय में एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, इनफैक्ट बहुत सारे डिजीज डायग्नोसिस में भी ये टेक्निक जो है काम आ सकता है। देखो लिखा भी हुआ है, इट कैन हेल्प इन डायग्नोज द एनीमिक या फिर हाइपर लिपिडेमिक कंडीशंस। समझ रहे हो बात। तो इसीलिए बेसिकली इस कॉफ़ी रिंग इफेक्ट को पढ़ा जा रहा है, ठीक है, जिसमें बाई चांस अगर कॉफ़ी गिर गया तो यस दिस विल टेक द आउटर रिंग वाला पार्ट, और आउटर रिंग में भी जो है ये ग्रेडियंट्स हमें क्लियरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। एशियन पाम ऑयल अलायंस, द हिंदू का ये सोर्स है न्यूज़ का। नाउ ये रिसेंटली फॉर्म किया गया है ये अलायंस, जिसका नाम है एशियन पाम ऑयल अलायंस, जिसको फॉर्म किया है बाई ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें कौन कौन आती है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इसका मेन एम यही है दैट कैसे कलेक्टिवली बार्गेन किया जा सके पाम ऑयल के प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में, अगर कल को कुछ कोविड के तरह सिचुएशन या फिर डिफरेंट अदर काइंड ऑफ सिचुएशंस अगर प्रिवेल करे तो। इनफैक्ट इट इज़ एन एडिबल वेजिटेबल ऑयल जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय पाम फ्रूट, है ना, जिसका नाम है ये ओलिफेरा पाम फ्रूट। ये काफ़ी ज़्यादा रिच होती है विटामिन ए एंड ई में, इसके में कोई ट्रांस फैट्स नहीं होता, है ना। एशिया अकाउंट करता है 40% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड, सबसे ज़्यादा एशिया में होता है, जिसमें इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट इंपोर्टर। दुनिया का अराउंड 15% तो इंडिया ही इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट क्या इंडिया में पाम ऑयल कल्टिवेशन नहीं किया जाता? जी हाँ, किया ज़रूर जाता है। ये सदर्न स्टेट्स में मैक्सिमम ये डोमिनेंट है, जिसमें मैक्सिमम जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही यह कंसंट्रेटेड है पाम ऑयल प्रोडक्शन। बट हाँ, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, दीज आर ऑल्सो द रीजन्स जहाँ पे ये सब उगाया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स अंडर ये अगर देख लीजिएगा तो वो क्या है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम्स, NEOM-OP, ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑफ ऑयल सीड्स क्रॉप्स, ठीक है। तो दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ अंडर दिस पाम ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर ट्रेडिंग। आपने सुना होगा गोल्ड ट्रेडिंग, आपने सुना होगा सिल्वर ट्रेडिंग, ऑयल ट्रेडिंग, है ना, एक्सचेंजेस में होती है, कमोडिटी एक्सचेंजेस में। बट नीति आयोग एक पॉलिसी ला रही है जिसके तहत वाटर को भी ट्रेड किया जा सकता है। अरे भाई, पानी को कैसे ट्रेड करोगे भाई? देखो क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली इस टाइप का प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, चिले, USA जैसे कंट्रीज़ में किया जाता है। इनफैक्ट दुनिया का जो पहला ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स था ना, वो USA में ही लॉन्च किया गया था, शिकागो स्टॉक एक्सचेंज इन 2020। वाटर ट्रेडिंग है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर को बाई और सेल किया जाता है ना। इससे क्या होता है ना, दैट वाटर के प्राइसेस डिस्कवरी ऑफ वाटर किया जाता है, दैट है कैसे आने वाले समय में एफिशिएंटली वाटर का प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जा सके, कैसे इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जो क्या इसके तहत देखा जाता है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF, CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, और इसके तहत मेन एम यही है दैट सस्टेनेबल एयर फ्यूल जो है ना, उसमें नेट ज़ीरो एमिशन किया जा सके, इसको अचीव किया जा सके। बेसिकली सबसे पहले तो देख लेते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता क्या है। ये एक फ्यूल है जिसको सस्टेनेबल रिसोर्सेज के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वेदर इट बी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर वेस्टेज और यूज्ड कुकिंग ऑयल के थ्रू ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको ब्लेंड किया जा सकता है विथ फॉसिल जेट फ्यूल, जिससे एमिशंस जो होते हैं ना एरोप्लेन से, उसको रिड्यूस किया जा सके। इनफैक्ट ये एक ड्रॉप इन फ्यूल है, मीनिंग इट कैन बी एडेड विथ नो चेंज नीडेड टू द एयरक्राफ्ट। मतलब बहुत समय ऐसा होता है ना, जैसे सोचो भारत स्टेज 6 फ्यूल्स अगर इस्तेमाल करे तो उसके लिए इंजन हमें चेंज करना पड़ता है ना। बट अगर आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अगर आप
कोई भी एरोप्लेन में जा रहे होगे तो एरोप्लेन का जो इंजन है उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। 2016 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था ग्लोबल मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म ऑफ कॉर्सिया, जिसका नाम है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मेन एम यही था दैट कैसे दुनिया में एड्रेस किया जा सके इंटरनेशनल एविएशन में CO2 एमिशंस जो होती है ना, मतलब एरोप्लेन से जो होती है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके। इसको बिगिन किया गया था 2027 में। वर्चुअली ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल बी सब्जेक्टेड टू मैंडेटरी ऑफसेटिंग रिक्वायरमेंट्स, और ये कब है, डेट दिया गया है बाई 2027, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम GOOS न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट कार्ड, जिसको कहते हैं ग्लोबल ओशनिक ऑब्जर्वेशन सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022। इसके तहत हाईलाइट किया गया है मरीन और ओशन डेटा के रिलेटेड। देखो एक्चुअली जब सर्वे किया गया तो फाइंड आउट किया गया दैट 40 गीगाटन ऑफ कार्बन जो क्या एमिट हो रहा है ना एटमॉस्फेयर में एनुअली, उसमें ओशन जो है अराउंड 1/4, दैट इज अराउंड 26% तो ओशन ही सक कर लेता है। समझ रहे हो बात? इसीलिए इस रिपोर्ट के तहत कुछ रिकमेंडेशंस दी गई है। जैसे बोला गया है, इंश्योर एक्सेस ऑफ फेयर डेटा, दैट इज फाइंडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो इन फेयर डेटा को एक्सेस करने का पे फोकस दिया गया है। साथ ही साथ इस्टेब्लिश किया जाएगा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जिससे रिड्यूस किया जा सके कोस्टल जोनेशन रिस्क्स को, ठीक है। तो ये सब बेसिकली यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट, CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2022। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी जैसे कंपनी है बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, हद से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उन टाइप के कंपनीज़ को बोला जाता है देखो भाई इतना ज़्यादा पैसा तो आप देश से कमा रहे हो, तो थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी होना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़ में कुछ खर्चा करो पैसा, ठीक है। तो वो पॉलिसी था, ठीक है। बट नाउ रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट लाया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ये CSR पॉलिसी में अमेंडमेंट रूल्स लाया गया है, जिसमें बोला गया है दैट जो भी CSR अमाउंट जो अनस्पेंट है ना, सोचो एक साल में आपका CSR अमाउंट है, सोचो 12 करोड़ रुपया या फिर 100 करोड़ रुपया, तो 100 करोड़ रुपया में अगर सोचो 50 करोड़ रुपया अनस्पेंड है, तो उसको हमें आने वाले 3 साल के बीच में यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटीज़, जिससे इंप्लीमेंट किया जा सके CSR के वर्क्स को। अमाउंट स्पेंड फॉर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को एक्सीड नहीं होना चाहिए 2.5% ऑफ द टोटल CSR, और ₹50 लाख नहीं एक्सटेंड होना चाहिए, माफ़ करना। नेक्स्ट, ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, वो मैंडेटरी है उन बिजनेसेस के लिए जिनका 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा बजट हो CSR का, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी, कंपनीज को बिल्कुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर वो CSR कमेटी या फिर मतलब CSR पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए CSR कमेटी का जब भी गठन करेंगे ना, तब उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा दैट CSR कमिटीज़ में कौन कौन मेंबर्स है, प्रॉपरली उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ऑपरेशन मेघ चक्र, CBI ने कंडक्ट किया था सर्च अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी as part of Pan India drive against the circulation and sharing of child sexual abuse material. इंटरपोल, दैट इज सिंगापुर यूनिट का जो इंटरपोल है ना, उन्होंने दुनिया भर के पुलिस में एक डायरेक्टिव जारी किया था, देखो भाई कहीं ना कहीं दुनिया भर में सर्कुलेट कर रही है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, ठीक है। तो इसीलिए वेरियस दुनिया के जो पुलिस है एक साथ आ जाती है और उसमें उस एक्शंस से लड़ती है, राइट। और इसी के सेक्टर में CBI ने भी कुछ जगह में सर्चेस कैरी आउट किए थे अराउंड 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जिससे इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को रोका जा सके, इनका सर्कुलेशन को, ठीक है। क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कोई भी देश के मेंटालिटी पे, बच्चों के थिंकेबिलिटीज़ में, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ऑपरेशन कार्बन, similar exercise by CBI in which the suspect of 13 states and 1 union territories were raided. अच्छा चलो, ये ऑपरेशन कार्बन भी इसी टाइप का एक इनिशिएटिव था जो क्या लिया गया था। एनीवेज, अब 2 दिन का जो भी करंट अफेयर्स है उनके कंपाइलेशंस तो हम लोगों ने देखे। अब आ जाते हैं MCQs में दोस्तों, जिसमें सबसे पहला MCQ हम लोगों ने पिछले क्लास में पूछा था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड, ठीक है।
ये क्या है? ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था विच वॉज एलिजिड लिंक्ड टू वायलेंस एंड रेडिकलाइजेशन। नेक्स्ट था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, ये रिजल्ट करता है इन लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। जी हाँ, बिल्कुल सही। डायबिटीज़ भी एक टाइप है एनसीडी का, बिल्कुल सही। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022, जिसमें पहला ऑप्शन था ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल क्लीन टेक्नोलॉजी प्लान है जिससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर रोकने का प्लान बनाया जा रहा है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। बट द एजेंडा फोकसेस ओनली ऑन एमिशन ऑफ पावर एंड स्टील सेक्टर। नहीं, ओनली नहीं था, और भी डिफरेंट अदर सेक्टर्स भी थे, इसलिए दूसरा विल बी द रॉन्ग आंसर। इसलिए पहला विल बी द करेक्ट, दैट इज ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जिसमें करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा वो है DCA, जिसमें आप लोगों ने सभी लोगों ने सही आंसर दिया हुआ DBA। अच्छा, लभिता आपका गलत है यहाँ पे, है ना, बाकी तो सबने सही दिया। कोई बात नहीं, देखिएगा आज का, चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है एडवांस्ड डिवोराक टेक्निक, रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए। टू एस्टिमेट CO2 रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, टू सर्च इन फॉर एक्सोप्लैनेट, टू डेविएट द रूट ऑफ इनकमिंग एस्ट्रॉयड, या फिर टू एस्टिमेट द साइक्लोन इंटेंसिटी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. Nutri gardens are advanced form of kitchen garden in which fruits and vegetables are grown as a source of food and income. दूसरा स्टेटमेंट है it is an important tool in making communities आत्मनिर्भर for their nutrition security. One only, two only, both, none, क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, दैट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट, और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है। पहला स्टेटमेंट है रिसेंटली इंडिया अलॉन्ग विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल हैज़ फॉर्म्ड एशियन पाम ऑयल अलायंस। दूसरा, एशिया अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड। आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।